गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एस्टेट के लिए देखने वाले हैं प्रकृति को। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी जो एस्टेट हमारा होने वाला है वो उसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली 17 अगस्त से आने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट है प्राकृत, इसका जो सिलेबस है एस्टेट का हो या बीपीएससी का हो, ये बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। प्रत्येक छात्र के पास ये पहुंच नहीं पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, उनका जो प्रिपरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में होता है और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ ही नहीं पाते हैं, और इससे क्या होता है कि उनका रिजल्ट बाद में गड़बड़ हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप जो अपना एस्टेट है उसका सिलेबस अच्छे से गो थ्रू हो जाएं और उसके हर एक पॉइंट को अपने कॉपी में कहीं पे नोट डाउन कर लें। इससे क्या होगा कि आप एक एक करके उसको कंप्लीट करते जाएंगे। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बट आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 15 अक्टूबर के आसपास आपका एग्ज़ाम हो, नवंबर के पहले होने वाला है ये एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एस्टेट के रिगार्डिंग जो पेपर 2 है, जो सिर्फ प्राकृत के बारे में है, उसका हम लोग बात करेंगे। पेपर 1 भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा, बट आज के वीडियो में पेपर 1 नहीं, पेपर 2 जो है प्राकृत है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यही है कि प्राकृत कितने नंबर का आता है। तो ये आपका 100 मार्क्स का होता है, और जो गर्ल्स कैंडिडेट होती हैं उनको इतना मार्क्स लाना होता है 60 मार्क्स, और जो जनरल बॉयज़ होते हैं उनको 75 मार्क्स लाना होता है। आउट टोटल 150 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 100 मार्क्स का होता है प्राकृत और 50 मार्क्स का होता है कॉमन पेपर। तो कॉमन पेपर और जो प्राकृत है दोनों को मिला के जो इसका 50% है, ये 75, ये आपको लाना होता है अगर आप जनरल से हैं। इसमें कोई भी निगेटिव नहीं मार्किंग नहीं होता है। और 60 लाना होता है फीमेल्स को। देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, बट थोड़ा मुश्किल होता है। इसको करना ज़रूरी है, हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा और आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो अगर आपने पीजी कर लिया, आपने बीएड कर लिया है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे इस बात को, और एक एक टॉपिक को हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देखा एस्टेट के बारे में कि 100 मार्क्स का आपका एस्टेट का पेपर होता है। इसमें जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आपको लीलावई कहा पढ़ना है। ये कोवल कवि का लीलावई जो है, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में इसका जो स्टोरी है, इसका जो कथा है, वो आप पहले देख लेंगे। उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास डॉक्टर नेमीचंद का आलोचनात्मक इतिहास होना चाहिए। अगर वो है तो वहाँ से आप लीलावई कहा जो है इसका पहले स्टोरी देख लेंगे, और स्टोरी देखने के बाद इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेंगे, लेकिन इसका भाषा क्या है और इसको किस चीज़ में बांटा गया है, इसकी नायक कौन है, नायक, और इसकी नायिका कौन है, ये आपको देखना होगा। ठीक है, इतना देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि यूनिट जो नेक्स्ट है उसमें क्या है। तो अगला जो यूनिट है वो है यूनिट 2। इसमें जो है हम लोग क्या देखेंगे, जो यूनिट 2 है इसमें हम लोग न्याय धम कहा देखेंगे। ये महेश्वर सूरी का है, सॉरी ये जो है न्याय धम कहा नहीं है, ये न्याय पंचमी कहा है। गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ये क्या है, न्याय पंचमी कहा, मैं लिख देता हूँ, पंचमी कहा। ये देखिए अड़ा है ये दोनों, और थोड़ा मैं इसको मिटा के ठीक से लिख देता हूँ। एक बार इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सही हो जाए। तो ये क्या है, ये आप देख पा रहे होंगे, तो इसको आप देख लेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे, आपको नहीं मिल पा रहा होगा, तो मैं पेज नंबर हर यूनिट का कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, जिससे आपको बुक में खोजने में आसानी होगी। ठीक है, और ये जो भविष्यत कथा है ना, भविष्यत कहा या भविष्यत कथा, इसको भी आपको देखना है। तो ये सब आप किस पेज में देखेंगे, इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अगर बोलेंगे कि कोई यूनिट आपको नहीं मिल रहा बुक में, तो मैं पेज नंबर बता दूंगा, अगर आपको ये नेमीचंद का बुक आपके पास हो।
तो ये आपको यूनिट 2 में देखना है। यूनिट 2 के बाद यूनिट 3 देखते हैं, तो स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। इसमें क्या है, प्राकृतिक काव्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय। तो जितने भी संस्कृत काव्य हैं ना, उनको एक जगह इसमें आप क्या करिएगा, संक्षिप्त परिचय में जितने भी काव्य हैं उनको एक जगह पे नोट डाउन करिएगा, और उसके सामने उनके रचयिता को लिखिएगा, और उसके बाद उनका भाषा लिखिएगा कि ये किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसके लिए आपको वही नेमीचंद का बुक प्रीफर करना है। आगे देखते हैं कि यूनिट 4 में क्या है। तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है संज्ञा सर्वनाम और क्रिया और कृदंत। ये जो है संज्ञा सर्वनाम क्रिया कृदंत, ये जो आपको पढ़ना है ये बिल्कुल संस्कृत की तरह है। अगर आपने संज्ञा सर्वनाम और क्रिया कृदंत ये संस्कृत में पढ़ा है तो आपका काम हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे जो है ये है यूनिट 5। तो इसमें प्राकृत से हिंदी और हिंदी से प्राकृत में सभी विभक्तियों के सरल वाक्यों में अनुवाद एवं रचना करना, ये यूनिट 5 है। तो यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये आप समझ पाएंगे, ये इजी पड़ेगा आपके लिए। अब आते हैं यूनिट 6 में। ये जो यूनिट 6 है, राय धम कहा, इसका चौथा और छठा अध्याय है, तो ये आप देख लेंगे। उसके बाद उत्तराध्ययन सूत्र है, उत्तराध्ययन सूत्र जो है इसको आप देखेंगे। अच्छा, जो मूल सूत्र में है ना, मूल सूत्र, उसमें आपको मिलेगा उत्तराध्ययन सूत्र। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। मैं पेज नंबर मेंशन कर देता हूँ, 1 मिनट आप लाइन पे, सॉरी 1 मिनट, मैं थोड़ा इसको देख लेता हूँ कि पेज नंबर कितना में है। आप अगर उत्तराध्ययन देख रहे हैं तो पेज नंबर 192 है, 192 जो है ये नेमीचंद शास्त्री का बुक में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखते हैं कि आगे क्या है। यूनिट 7 है वसुनंदी श्रवकाचार्य, ये भी आपको मिल जाएगा नेमीचंद शास्त्री के बुक में। और वसुनंदी श्रवकाचार्य का भी मैं पेज मेंशन कर दूंगा, अगर आपको नहीं मिलेगा तो। जो आपको नहीं मिले आप कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए मेंशन कर दूंगा आपके कमेंट बॉक्स में। आगे जो देखते हैं यूनिट 8, इसमें क्या देखना है, इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट है प्राकृत साहित्य समीक्षा, अर्धमागधी और सौरसेनी आगम का साहित्य का संक्षिप्त परिचय। तो अर्धमागधी जो आगम साहित्य है ना, तो उसमें आपको सभी अंग हैं, अंग को देख लेना है, उपांग को देख लेना है, उसके बाद जो चूर्णी है वो देख लेना है। उसके अलावा आपको जो क्या बोलते हैं उसको, जो मूल सूत्र हैं उनको देख लेना है। इसके अलावा जो सौरसेनी के आगम साहित्य हैं उनको देख लेना है। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 9। यूनिट 9 में जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा आसान आएंगे, तो इसको ज़रूर देख लेना है। इसमें आपको गिरनार पाठ जो है अशोक का 1 से 5 तक, इसको देखना है, और शिलालेखों को सामान्य प्रश्न। तो इसमें आपको ये जो यूनिट 2 मतलब जैसे यूनिट 9 का जो 2 होगा ना, इसमें आपको खारवेल का भी पढ़ना होगा, और जो बाकी शिलालेख हैं उनके बारे में भी हल्का फुल्का जानकारी लेनी होगी, लेकिन जो अशोक है इससे विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ठीक है, अब आगे है, ये है आपका आर्ष प्रकृत व्याकरण, यानी अर्धमागधी और सरसेनी प्रकृत भाषा की सामान्य विशेषता, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, वही है चीज़। तो इसमें क्या है ना, आपको सौरसेनी और अर्धमागधी इसकी क्या विशेषता है, जहाँ पे जैसे कि कहीं पे आप देखेंगे कि म का कुछ हो जाता है, कहीं पे ड़ का कुछ हो जाता है, तो कौन से भाषा में किस में परिवर्तन होगा, क का किस भाषा में क्या परिवर्तन होगा, तो ये सब चीज़ें एक जगह पे आपको समराइज करके लिखना होगा। और आपने क्लास किया होगा तो ज़रूर आपको बताया गया होगा ये सब चीज़, तो इसको आप एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, और जो सिलेबस है उसमें क्या करना है, यूनिट 11 जो है इसमें आख्यान नेमी कोश करना है, आख्यान नेमी कोश आपको देखना है, और ये अमरदेव सूरी का है, इसको गाथा 1 से 17 तक आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद सूर्य सुंदरी चरियम धनेश्वर सूरी का, इसको देखना है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा यूनिट 12 जो है इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको वज्जालगम पढ़ना है जय वल्लभ का, और गाहा सतसई वत्सल हाल का, ये दोनों आपको पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के बाद आप देखेंगे
ये यूजीसी नेट यूनिट 10 का पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप देखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे यूनिट 13 प्राकृत भाषा का सामान्य परिचय, महत्ता एवं प्राचीनता के संदर्भ में। तो इसमें आपको कुछ खास नहीं करना है, आपको ये समझना है पहले कि प्राकृत जो होता है ना, ये होता है प्रथम युगीन, द्वितीय युगीन, तृतीय युगीन। तो इसमें आपको देखना है प्रथम युगीन में कौन आता है, द्वितीय युगीन में कौन आता है, तृतीय युगीन में कौन आता है। ये आपको बुक में आसानी से मिल जाएगा, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। और जो यूनिट 14 है, भारतीय भाषाएं वैदिक और आधुनिक और प्रकृति का अंतः संबंध और वैशिष्ट्य। इसके अलावा प्रकृत भाषा के विभिन्न रूपों के रूप गठन के नियम और वैशिष्ट्य। तो यहाँ पे जो है ना, प्रकृत का जो भी रूप है, शब्द रूप, धातु रूप, ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो यूनिट 15 है, इसमें प्रकृत भाषा के भेद प्रभेद, साहित्य, प्रकृत साहित्य की विविधता और सॉरी यूनिट 15 है ना, इसको एक बार मैं देख लेता हूँ। 15 में हाँ वही है, प्रकृत भाषा का भेद प्रभेद, प्रकृत साहित्य का विविधता ही है, विधाता लिख दिया है, और का परिचयात्मक विश्लेषण। ये जो ऑफिशियल जो सिलेबस है ना, उसमें ही ये वर्ड का एरर है, तो मेरे तरफ से ये एरर नहीं है, तो इसको आप देख पाएंगे। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस, जिसमें आपको 15 यूनिट करना है। आपको क्या करना है, आपके किसी भी कॉपी पे ये 15 यूनिट को एक जगह पे नोट कर लेना है, और एक एक करके आपको टिक करते जाना है कि कौन कौन आपने कंप्लीट कर लिया। जब ऐसे करेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखना चाहेंगे कि ये किस पेज में आपको मिलेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, वो ऑप्शन है आपके पास, या फिर मैं इसके लिए वीडियो भी बना दूंगा अगर बहुत ज़्यादा क्वेरी आएगा तो। ऐसा प्रॉब्लम है ना कि जो प्राकृत है इसके बहुत कम स्टूडेंट है, तो मुश्किल से 2-3 लोग देखते हैं, तो इस वजह से वीडियो बनाने का कोई मतलब मन नहीं होता है। ऐसा लगता है कि मतलब जो 2 घंटा 1 घंटा आदमी वेस्ट करता है, उससे किसी को फ़ायदा नहीं होता। अगर उससे मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता तो फिर ज़रूर इसको आगे बढ़ाया जाता। बट मेन इशू यही है कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें है नहीं, तो थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। तो ये ठीक है, आपको अगर जो भी दिक्कत होगा, कोई भी अगर टॉपिक आपको नहीं मिल पाएगा, तो आप ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको निकाल के वो दे दूँगा, ठीक है। आख्यान नेमी कोश के बारे में बता देता हूँ मैं। जो आख्यान नेमी कोश है, ये आपके लास्ट में जो था ना, आख्यान नेमी कोश, हाँ आख्यान नेमी कोश यूनिट 11 है, तो इसको आप देख लेंगे। आख्यान नेमी कोश आपको मिल जाएगा, आम्रदेव सूरी का है, और ये पेज नंबर 501 में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो राय पंचमी कहा एक था, इसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि नाम से ना यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, आप खोज भी नहीं पाएंगे। जो नाग पंचमी कहा जो था, तो हाँ भविष्यत कथा, यह जो नाग पंचमी कहा है, इसको ही मतलब जो रायधम कहा है ना, इसी को बोलते हैं नाग पंचमी कहा। तो ये महेश्वर सूरी की रचना है, और इसको आप देख पाएंगे जो नेमीचंद शास्त्री की बुक है, उसमें पेज नंबर 477 में देख पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ देखना चाहें तो गाहा सतसई जो था, गाहा सतसई और वज्जा लगम, ये यूनिट नंबर कितना में था ये देख लेते हैं एक बार। गाहा सतसई और वज्जा लगम जो था, ये आपका यूनिट नंबर हो गया, हाँ ये यूनिट नंबर 12 है। तो ये आप कहाँ देख पाएंगे, जो गाहा सतसई है ना, ये गाहा सतसई, इसको देख पाएंगे आप, सॉरी हाँ ये जो गाहा सतसई और वज्जा लगम है, इसको आप देख पाएंगे पेज नंबर, ठीक है। ये हिंदी वाला आपको पता है ना ये। इसके अलावा जो वज्जा लगम है, ये कहाँ सतसई का पेज नंबर है। अगर वज्जा लगम का पेज नंबर देखना होगा तो ठीक है, ये आपका हो गया। और जो वत्सल हाल ने जो गाहा सतसई लिखा था ना, गाहा सतसई, ये 1st सेंचुरी में लिखा था। और जो वज्जा लगम है, ये कब लिखा गया था, ये जय वल्लभ के द्वारा लिखा गया था। इसमें 95 वज्जा हैं,
और इस पे टीका किसने लिखा था, रत्नदेव कड़ी ने। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा अपने नोट्स में ऐड करते जाएंगे जब भी इसको, मतलब अपने कॉपी पे जब भी लिखेंगे। जो भी चीज़ है ना, ये सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए, हर एक पॉइंट, हर एक यूनिट आपके दिमाग में आना चाहिए, तब आप अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर सिलेबस आप ढूंढ रहे हैं तो और कहीं ये आपको नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैंने इसको वीडियो बना के आपको समझा दिया।